अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है ए सेलुलर लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वायरल डिजीज़ेस। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल वायरसेस। इसमें हमने टोटल 6 वायरसेस पढ़ने हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले वायरस का नाम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो इस वायरस को कैरी कर रही है, फिर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के वायरस में न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। ठीक है, ट्रांसमिशन कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे लगेगा, फिर सिम्टम्स कि उस वायरस के वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होंगे। अच्छा, अब फर्स्ट वायरस जो हम डिस्कस करेंगे वो है चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस का जो वेक्टर है, मतलब वो चीज़ जो उस वायरस को कैरी कर रही है, ठीक है, वो है एक मस्कीटो, एडीज मस्कीटो, ये इसकी स्पीशी है। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस किसके ज़रिए होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है। एक पर्सन है और यहाँ पर एक मस्कीटो है, सही है, इसमें चिकनगुनिया का वायरस है। अब जब ये मस्कीटो इस ह्यूमन को बाइट करेगा तो वायरस उस मॉस्किटो से उस ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह से उस ह्यूमन में डिजीज़ होगी। ठीक है, तो इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर मतलब कैरियर, कि इस वायरस को कैरी कौन कर रहा है, या फिर इसका कैरियर हो सकता है नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स। प्रीमेट्स एक ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें मंकीज़ आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं और एप्स, इसके अलावा और भी एनिमल्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो पूरा जो प्राइमेट्स का ग्रुप है वो भी इसका कैरियर हो सकता है एक्सेप्ट ह्यूमंस, नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड के इस वायरस में न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? तो ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस भी हमने देखा था, कुछ पॉजिटिव सेंस के होते हैं, कुछ नेगेटिव सेंस के होते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, देखो हमने टोटल 6 वायरसेस पढ़ने हैं, तो शुरू के जो हम 4 पढ़ने वाले हैं वो सारे पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 में से जो शुरू के हम 4 पढ़ेंगे, बुक से इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। शुरू के जो हम 4 पढ़ेंगे वो क्या होंगे? सारे पॉजिटिव सेंस आरएनए होंगे, और जो आखिर के 2 होंगे वो नेगेटिव सेंस आरएनए होंगे। तो चिकनगुनिया भी क्या है? पॉजिटिव सेंस आरएनए। अब है इसकी ट्रांसमिशन, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे होगा। इसके ट्रांसमिशन का ज़रिया है ब्लड, कि अगर इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी वायरल डिजीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद है सिम्टम्स, कि अगर ये वायरस डिजीज़ कॉज कर रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। अच्छा, वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शन एक तरह का, तो जनरल सिम्टम्स तो इसमें इन्फेक्शन वाले आएंगे, जैसे कि फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल पेन या फिर जॉइंट पेन हो गए। जॉइंट पेन इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वायरस बॉडी के अंदर आ चुका है। अब बॉडी क्या कर रही है? उसको किल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। अब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होता है चिकनगुनिया डिजीज़ में। और नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि और भी इन्फेक्शन में और भी डिजीज़ में होते हैं। पेनफुल आई, इस डिज़ीज़ में जॉइंट पेन है वो इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद भी मंथ्स और इवन ईयर्स तक परसिस्ट करता है। जॉइंट पेन इन पेशेंट्स को रहता है महीनों तक या फिर सालों तक भी रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं, चिकनगुनिया हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस किसके ज़रिए फैलता है? इसका वेक्टर भी कौन है? मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो। दोनों का वेक्टर सेम है, दोनों का न्यूक्लिक एसिड सेम है, दोनों की ट्रांसमिशन भी सेम होगी। ठीक है, एडिस मॉस्किटो के ज़रिए ये फैलेगा, मॉस्किटो बाइट से होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हम डिजीज़ पढ़ते हैं जो कि मॉस्किटो बाइट से होती है, तो यहाँ पर ये भी याद रखो कि वो फीमेल मॉस्किटो बाइट से होती है।
फीमेल मॉस्किटो बाइट से डिजीज़ होती है, मेल मॉस्किटो बाइट से नहीं होती डिजीज़, क्योंकि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। ठीक है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है और इससे ही डिजीज़ होती है अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो। अब ऐसा क्यों होता है कि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता जबकि फ़ीमेल मॉस्किटो बाइट करती है? ऐसा क्या होता है फीमेल मॉस्किटो में जो मेल मॉस्किटो में नहीं हो रहा होता? तो फीमेल मॉस्किटो में एग्स फॉर्मेशन हो रही होती है, सही है, एग फॉर्मेशन होती है, एग्स बन रहे होते हैं फीमेल मॉस्किटो में, और इन एग्स के न्यूट्रिशन के लिए फ़ीमेल मॉस्किटो बाइट करती है और जो ह्यूमन ब्लड होता है उसको सक करती है, ह्यूमन ब्लड। अब ब्लड से क्या चाहिए? ब्लड से चाहिए ग्लूकोज। ब्लड बहुत अच्छा सोर्स है ग्लूकोज का, ब्लड में फ्री ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब जो फीमेल मॉस्किटो है वो बाइट करती है ह्यूमन को, ह्यूमन का ब्लड सक करती है, ब्लड के जरिए क्या आ गया? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये फीमेल मॉस्किटो यूज़ करती है एग के नरिशमेंट के लिए, एग के न्यूट्रिशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। मेल मॉस्किटो में क्योंकि एग फॉर्मेशन नहीं हो रही होती तो यहाँ पर मेल मॉस्किटो को ग्लूकोज के सोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। तो हम जितने भी पढ़ते हैं ना वेक्टर्स के मॉस्किटो बाइट से कोई डिजीज़ हो रही है तो वो फीमेल मॉस्किटो बाइट से होती है। इसका न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस, ठीक है। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? ये भी ब्लड के ज़रिए होगी। इन्फेक्टेड ब्लड कांटेक्ट में आएगा, डिजीज़ करवा सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इन दोनों डिजीज़ की, दोनों वायरस की सेम है, वेक्टर सेम है, न्यूक्लिक एसिड सेम है, ट्रांसमिशन भी सेम तरह से हो रही है। सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अच्छा, अब सिम्टम्स में जनरल सिम्टम्स इन्फेक्शन वाले आएंगे, जैसे कि फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया, इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, बॉडी पेन। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है रैशेस। डेंगू फीवर में जो प्लेटिलेट्स होते हैं, ब्लड सेल है ना एक तरह का प्लेटिलेट्स, ये क्या करवाता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। डेंगू फीवर में प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि जो वायरस है वो बॉडी के डिफरेंट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको किल करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लेटिलेट इसमें बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्लॉटिंग सही तरह से नहीं हो रही होती और बॉडी में क्या डेवलप हो जाते हैं? रैशेस। तो यहाँ पर मेन सिम्टम था जॉइंट पेन, यहाँ पर क्या है? रैशेस है। नेक्स्ट वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड इसका कैरियर है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमने पढ़ा, शुरू की 4 डिजीज हमने पढ़नी है, सब में सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA होगा। ट्रांसमिशन कैसे होगी? हेपेटाइटिस सी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे लगेगा? देखो, इसका वेक्टर क्या है? इन्फेक्टेड ब्लड। अब अगर ये इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको डिजीज़ करवाएगा, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होगी? इसका जो मेन कॉज है ट्रांसमिशन का वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अब अगर उस ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस है और हमने उस ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो उस हेल्दी इंडिविजुअल में भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। इसी वजह से जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उस ब्लड को पहले स्क्रीन किया जाता है वायरसेस के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, HIV के लिए, जो डिजीज़ हैं जो कि कॉमन है उनके लिए पहले उस ब्लड को स्क्रीन किया जाता है कि इस ब्लड में कहीं ये वायरस मौजूद तो नहीं है। अगर है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ये ब्लड आगे हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन का ज़रिए क्या हो गया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लास्ट वीडियो मैंने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। जनरल सिम्टम्स तो आएंगे, इन्फेक्शन है क्योंकि, जैसे कि फ़ीवर हो गया, फ़ीवर के बाद हेडेक, बॉडी पेन या मसल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग। सिम्टम्स में अगर कुछ याद नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट ये सिम्टम्स और जनरल हैं
वो लिख दो। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो इस डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक है, जैसे कि मैंने लास्ट 2 डिजीज़ में बताया था। अब हेपेटाइटिस सी के लिए स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि ये लिवर से रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें लिवर इन्फ्लेम्ड हुआ है। जब भी इन्फ्लेम्ड होगा तो वो चीज़ पेनफुल होती है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वो चीज़ पेनफुल हो जाएगी। तो लिवर क्योंकि पेनफुल है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, ये इसका एक डिफरेंट सिम्टम आ गया। इसके अलावा लिवर जब भी इन्वॉल्व होता है किसी डिजीज़ में तो जॉन्डिस होता है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो स्किन है वो येलो कलर की दिखनी शुरू हो जाएगी। जो स्क्लेरा होता है आई का वाइट पार्ट, वो भी येलो कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डार्क यूरिन जॉन्डिस की वजह से। और जब भी हमारा जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो नोज़िया और वॉमिटिंग तो होगी, तो यहाँ पर भी नोज़िया वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट ये भी इसमें होगा। तो यहाँ पर कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो हर इन्फेक्शन में होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब नेक्स्ट डिजीज़ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, नेक्स्ट वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का वेक्टर क्या है, कैरियर कौन है, बैट, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। शुरू के 4 डिजीज़ हमने जो पढ़ने हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस, ठीक है। अब ट्रांसमिट कैसे हो रहा था कोरोना वायरस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे लग रहा था, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, खांसने और छींकने से। तो इससे हो क्या रहा है, कफिंग और स्नीजिंग से हुआ क्या, देखो जब भी कोई बंदा खांस रहा है या फिर छींक रहा है तो क्या होता है, उसके नेज़ल कैविटी में, नोज़ में जो सिक्रीशंस हैं, और ओरल कैविटी में भी जो सिक्रीशंस हैं, जब वो बंदा छींक रहा है या खांस रहा है तो ये सिक्रीशंस बाहर आ जाती हैं एयर में इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ड्रॉप्स के ज़रिए, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो सिक्रीशन एयर में आ जाती हैं, और अब ये सिक्रीशंस दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगी तो उसको डिजीज़ करवाएगी। तो इसको हम कहते हैं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न, एयर स्पेलिंग इसकी डिफरेंट होती है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स मतलब हवा से फैलने वाले, एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाले ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कौन से ड्रॉपलेट्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन की ओरल कैविटी या फिर नेज़ल कैविटी की सिक्रीशन से बन रहे हैं, ठीक है, कफिंग और स्नीजिंग के रिजल्ट में। तो ये क्या है, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये फैलेगा कैसे, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए। ये ड्रॉपलेट्स जो कि हवा से फैल रहे हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अच्छा, अब कोरोना वायरस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, कोरोना वायरस इन्वॉल्व करता है लंग्स को। ये किसको इन्वॉल्व कर रहा था, लिवर को, तो लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे थे। ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है, लंग्स को, तो लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। जनरल सिम्टम्स तो वो होंगे, फीवर होगा, ठीक है, हेडेक भी लिख लो। अब मेन सिम्टम्स इसका, लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब तेज़ तेज़ सांस लेना। एक ब्रीदिंग का नॉर्मल पैटर्न होता है, ठीक है, एक स्पीड के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है, ठीक है, एक पैटर्न में हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे लेबर्ड ब्रीदिंग है, मतलब जो पर्सन है वो एक ख़ास पैटर्न में सांस नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके लंग्स इन्वॉल्व हैं, लंग्स ख़राब हो रहे हैं। लंग्स का काम क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेकर आता है। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा या इन्फेक्टेड हुआ है तो ऑक्सीजन बॉडी में सही तरह से नहीं जा रही है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कोरोना में हमने देखा था कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनका क्या इन्वॉल्व था, लंग्स इन्वॉल्व था। लंग्स इन्वॉल्व हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ये वजह थी कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन बाहर से दे रहे थे, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाएगी। तो लो ऑक्सीजन लेवल्स, जो सैचुरेशन है वो कम हो जाएगी,
ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ हुआ है चेस्ट में, इसकी वजह से पेशेंट को प्रेशर फील होगा इनसाइड द चेस्ट, प्रेशर इनसाइड चेस्ट। अब लेबर्ड ब्रीदिंग है, बॉडी में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं है, पेशेंट सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा, तो पेशेंट सही तरह से बात भी नहीं कर सकेगा, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। ठीक है, तो ये समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पे लंग्स के इन्वॉल्वमेंट है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं कि ब्रीदिंग सही तरह से नहीं हो पा रही है, ब्रीदिंग सही तरह से नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन बॉडी में सही तरह से नहीं आ रही, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो गए। और क्योंकि चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो पेशेंट को चेस्ट में प्रेशर फील होगा और डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। इन केसेस में जब ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं ना बॉडी में, तो पेशेंट माउथ ब्रीदर्स बन जाते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो सही तरह से फिर बोल भी नहीं पाते, तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। ये सिम्टम्स थे किसके? कोरोना वायरल डिजीज़ के। अच्छा, अब नेक्स्ट वायरस हम पढ़ने जा रहे हैं मीज़ल्स वायरस। मीज़ल्स वायरस जो डिज़ीज़ करवाता है उसका नाम है मीज़ल्स डिज़ीज़। ठीक है, अब मीज़ल वायरस का वेक्टर कौन है? ये कैरी होता है बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। वही जब भी हमने पढ़ा ना, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इस वायरस को कैरी कर कर दूसरे पर्सन में लेकर जाते हैं। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं? वही सिक्रीशंस हैं। ठीक है, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वही सिक्रीशन इस वायरस को ट्रांसमिट कर रही है। यही सिक्रीशंस जो हैं, ये ड्रॉपलेट्स इस वायरस को लेकर जा रहे हैं, इस वायरस को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेक्टर क्या हो गया? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। न्यूक्लिक एसिड। अब जो वायरसेस होंगे हम पढ़ेंगे, 2 वायरस रह गए, ये नेगेटिव सेंस होंगे। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। शुरू के 4 हमने पढ़े पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अभी 2 पढ़ेंगे नेगेटिव सेंस होंगे। ट्रांसमिट कैसे होगा? यही एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के ज़रिए होगा, स्नीजिंग और कफिंग के ज़रिए। इनके ज़रिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनेंगे, यही स्मॉल ड्रॉपलेट्स इस वायरस को कैरी करेंगे, फिर इस तरह से इस वायरस को दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अब मीज़ल्स के सिम्टम्स क्या होंगे? मीज़ल इन्वॉल्व किस जगह को करता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मीज़ल इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अभी कोरोना में हमने देखा वो भी इन्वॉल्व कर रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लेकिन किस जगह को? लंग्स को, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स को। लेकिन जो मीज़ल है ना, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे लंग्स वाले, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे। जैसे कि इन्फेक्शन है कोई भी तो फीवर होगा, और से अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो और क्या हो सकता है? कफ हो सकता है, कफ होगा, और रनी नोज, फ्लू। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, कफ और रनी नोज, स्पेसिफिक जो होते हैं, कफ और रनी नोज। ठीक है, और इसमें रैशेस भी डेवलप होते हैं, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, रैशेस। मीज़ल्स के ख़ास तरह के रैश होते हैं जिसकी वजह से मीज़ल्स को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो रैशेस भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें बस यही इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वायरस जो हमने डिस्कस करना है वो है इबोला वायरस। इबोला वायरस के वेक्टर्स हैं बैट्स, डॉग्स। ये भी नेगेटिव सेंस होगा। ट्रांसमिशन कैसे होगी इबोला वायरस की? ये होगी बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए। बॉडी के जो भी सिक्रीशंस हैं वो इसकी ट्रांसमिशन का ज़रिए बनेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके सिम्टम में बुक में लिखा हुआ है हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर मतलब इसमें फीवर होगा और हेमरेजिक मतलब होता है ब्लीडिंग। हेमरेज मतलब होता है ब्लीडिंग। तो इसमें बॉडी के डिफरेंट जगहों से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। वो जनरल सिम्टम्स तो उसमें आएंगे, जैसे कि फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गला ख़राब होना। ठीक है, ये इसके जनरल सिम्टम्स हैं। और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि ब्लीडिंग। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। एक तो प्लेटीलेट है। ठीक है, प्लेटीलेट्स का भी रोल है क्लॉटिंग में, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये कुछ तरह के प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये चीज़ें क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं।
अब ये वायरस इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को इन्फेक्ट करेगा प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा और क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो डिफरेंट जगह से बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका मेन सिम्टम है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनिमल वायरस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया है, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।